अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट द रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन है। आपने हर सीक्वेंस में जो रूल मौजूद है उसको भी लिखकर दिखाना है और उस रूल की मदद से उस सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स भी फाइंड आउट करके दिखानी है। आप देख सकते हैं इधर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन है। हर सीक्वेंस में टर्म्स जहां तक मेंशन्ड है उनकी अगली दो टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है और हर सीक्वेंस में जो रूल फॉलो हो रहा है उसको आपने मेंशन करके भी दिखाना है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहा गया। तो यहां पर इन तमाम पार्ट्स को अच्छे से समझने और करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हम सीक्वेंस बोलते किसको हैं। तो हम पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कुछ टर्म्स लिखता हूं कॉमास के जरिए सेपरेट करके। तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 2, 4, 6, 8 और आगे डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब है ये इसी तरह फॉलो होती रहेंगी ये टर्म्स। तो पहले तो आपने बात याद रखनी है, जब भी कॉमर्स के जरिए सेपरेट हुए हुए कुछ इस तरह के आपको नंबर्स नजर आए, हर नंबर को हम टर्म बोला करेंगे। जैसे आप देखें 2 सबसे पहले लिखा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे टर्म नंबर 1। इसके बाद 4 लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे टर्म नंबर 2। इसके बाद 6 लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे टर्म नंबर 3। उसके बाद 8 लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे टर्म नंबर 4। तो सीक्वेंस वाले चैप्टर में, सीक्वेंस वाले कंसेप्ट्स में आपने ये चीज याद रखनी है, जब भी कोई टर्म्स इस तरह कॉमर्स के जरिए सेपरेट होके आ रही होंगी, लिखी होंगी, आपने उनको इस तरीके से टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, 3 और टर्म नंबर 4 करके लेबल करना है और बोलना है। तो ये हर एक टर्म कहलाएगी हमारे पास। अब सीक्वेंस हम तब बोलेंगे इन तमाम टर्म्स को कि जब इन तमाम टर्म्स के दरमियान कोई खास रूल, कोई खास पैटर्न या कह लें कोई खास ऑर्डर नजर आ रहा हो। अगर इन टर्म्स के दरमियान कोई खास रूल या कोई खास ऑर्डर या कह लें कोई खास पैटर्न मौजूद है तो ये कलेक्टिवली जो ये कंप्लीट आपके पास टर्म्स हैं ये कहलाएंगी सीक्वेंस। इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। अब हमें रूल जरूर ढूंढना है। जैसे आप देखें इन टर्म्स के दरमियान रूल है मौजूद, वो क्या है कि अगर आप हर टर्म में 2 ऐड करते हैं ना तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। जैसे आप देखें इस 2 में अगर आप 2 ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 नेक्स्ट टर्म है। 4 में भी 2 ऐड करें आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 6। 6 में भी 2 आप ऐड करें आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 8। और 8 में अगर आप 2 ऐड करें तो आपको इससे अगली टर्म भी मिल जाएगी। 8 + 2 कितना होगा 10। 10 में 2 ऐड करेंगे तो उससे अगली टर्म, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। और इस तरीके से आप अपनी मर्जी की कोई भी टर्म आगे तक फॉलो करते जाएंगे, फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी टर्म्स, ऐसा कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें कोई रूल, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, उसी कंप्लीट कलेक्शन को, उसी कंप्लीट आप कह ले टर्म्स की कलेक्शन को हम सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस में हर जो चीज लिखी होगी वो कोई ना कोई टर्म होगी। जो पहले लिखी हुई वो पहली टर्म, जो बाद में लिखी होगी वो बाद में टर्म। अब ये जो मैंने आपको यहां पे बताया कि हर टर्म में 2 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है, ये कहलाता है सीक्वेंस का रूल। इसी तरह के रूल आपने इधर क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में फाइंड आउट करने हैं और इन्हीं रूल्स की मदद से आपने अगली दो टर्म भी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं, इनमें टर्म्स किसको बोला जाता है और रूल क्या चीज होती है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके ए पार्ट से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहां पे मेंशन कर रहा हूं। उसमें जो सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म गिवन है 14, सेकंड टर्म गिवन है 19, थर्ड टर्म गिवन है 24, फोर्थ टर्म गिवन है 29, फिफ्थ टर्म गिवन है 34। उसके बाद वाली दो टर्म्स हमें चाहिए, उनकी जगह पे मैं इस तरीके से लाइंस यूज कर रहा हूं और उसके बाद ये सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। तो डॉट 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 लगा रहा हूं। अब यहां पर आपने एक चीज समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर सीक्वेंस के अंदर एक जैसा ही पैटर्न नजर आ रहा हो, हर जगह आप एक जैसी टेक्निक, एक जैसा मेथड यूज करके टर्म्स निकाल रहे हो। तो हर सीक्वेंस को आपने डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट वे से ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे उसके रूल को और उस रूल को यूज करके उसकी अगली टर्म्स फाइंड आउट करके कर पाएंगे। तो हर जगह एक जैसा रूल सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, नामुमकिन हो पाएगा। अब जैसे आप इस सीक्वेंस को देखें, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जब भी कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होगा तो इसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होगी। जैसे आप देखें 19 14 से बड़ा है, 19 के आगे आने वाला 24 इस 19 से बड़ा है,
24 के आगे आने वाला 29 इस 24 से बड़ा है, और 29 के आगे आने वाला 34 इस 29 से बड़ा है। इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस। हर टर्म बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह के सीक्वेंस में पॉसिबिलिटी होती है कि शायद कोई एक जैसी टर्म ऐड करने से अगली टर्म बन रही हो, या शायद कोई एक जैसी टर्म मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म बन रही हो। अगेन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जो हम जरूर चेक किया करेंगे। अक्सर औकात उनसे हमें हेल्प मिल जाया करेगी, और कभी कभार हो सकता है शायद हेल्प ना भी मिले। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह आपके पास सीक्वेंस लिखा हो, तो आपने ये चीज देखनी है कि हो सकता है कि यहां पे कोई चीज ऐड करके या कोई चीज मल्टीप्लाई करके आपको अगली टर्म्स पता चल सकती हो। तो अब इस चीज को फर्दर एनालाइज करने के लिए, निकालने के लिए आप यहां पे डिफरेंस वाली अप्रोच यूज किया करेंगे। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब होता है गैप कैलकुलेट करना। और डिफरेंस निकालने का मेथड वैसे यूजुअली यही फॉलो किया जाता है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं। लेकिन ये आप हर जगह नहीं फॉलो करेंगे, हो सकता है कभी कभार आपको थोड़ी बहुत चीज चेंज भी करनी पड़े। लेकिन इस तरह के सीक्वेंसेस में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होंगे, आप इसी तरह डिफरेंस को फॉलो करिएगा। तो अगली टर्म क्या है, 14 से आगे 19। तो आप 19 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करें। इससे क्या मिलेगा, 19 माइनस 14 कितना होता है, 5। अब इस तरह करते जाएं। 19 के आगे क्या आ रहा है, 24। तो 24 में से पिछली टर्म 19 को माइनस कर दें। 24 माइनस 19 कितना होता है, वो भी 5 होता है। एक और चेक कर लेते हैं। 24 के आगे क्या आ रहा है, 29। तो 29 में से पिछली टर्म 24 को माइनस करके देखें, तो 29 माइनस 24 भी कितना होता है, 5। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह कोई सीक्वेंस आ रहा हो, हर दो टर्म्स के दरमियान आपको एक जैसा गैप नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको रूल मिल गया। और वो रूल क्या होगा इस तरह के सीक्वेंस में, कि जो गैप आपने निकाला है उसी गैप को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको अगली टर्म्स पता चल जाया करेंगी। जैसे आप देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है, हजार बात है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, तो यहां पे कुछ ऐड करने से आपको पता चलना चाहिए। तो अगर आप देखें 14 में ये वाला डिफरेंस 5 ऐड करें, तो 14 प्लस 5 कितना होता है, 19। 19 में भी 5 ऐड करें, 24। 24 में 5 ऐड करें, 29। और 29 में भी 5 ऐड करेंगे तो 34। और इस तरह आगे फॉलो करते जाएं तो आपको अगली दो टर्म भी पता चल जाएंगी। तो इसका मतलब आपको रूल मिल गया। यहां पे रूल ये है कि हर टर्म में 5 ऐड करने से अगली टर्म आपको पता चल जाती है। तो यही चीज आपने अपनी वर्डिंग में लिख देनी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐड 5 टू ईच टर्म, ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, ताकि आपको अगली टर्म पता चल सके। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गैप होगा इसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको जरूर मिलता होगा अगली टर्म। इस तरह के सिनेरियोज में जब गैप सेम आ जाए, जैसे आप देखें हर दो टर्म का गैप कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 5 आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्म्स भी हमने बतानी है, तो वो भी यहां पे लिखेंगे। सो हम लिखेंगे नेक्स्ट टू, सिर्फ 2 चाहिए, टर्म विल बी, वो क्या होंगी, तो आपको पैटर्न पता है, रूल पता है। जैसे 34 तक लिखा हुआ है, 34 में भी 5 ऐड कर दें। 34 प्लस 5 कितना होगा, 39। उसी चीज को यहां पे लिख दें, 34 प्लस 5 वो कितना आएगा, 39। तो एक टर्म तो ये पता चल गई। 39 में भी 5 ऐड कर दें तो उससे अगली टर्म पता चल जाएगी। तो 39 में फर्दर 5 ऐड करें तो आता है 44। तो ये उससे अगली वाली टर्म भी पता चल गई। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस को एनालाइज करना है और उसके बाद उसका रूल लिखना है और रूल की मदद से अगली टर्म्स बतानी है। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, उसकी पहली टर्म है 80, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 72, फिर नेक्स्ट टर्म है 64, उससे नेक्स्ट है 56, उससे नेक्स्ट है 48, और उसकी अगली दो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद ये सीक्वेंस इसी तरह फॉलो होता रहेगा। तो अब देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ है। हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। जैसे आप देखिए 72 80 से छोटा है, 64 72 से छोटा है, 56 64 से छोटा है, और 48 56 से छोटा है। तो जब आपके पास इस तरह का सीक्वेंस आए, इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से या कोई टर्म को डिवाइड करने से अगली टर्म्स पता चल सकती हूं। अगेन ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं हर बार आपको ऐसे ही हर सीक्वेंस में नजर आए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, एक तरह की डिफरेंस वाली अप्रोच ही यूज करेंगे। आप उसको ए पार्ट की तरह भी कर सकते हैं, बी पार्ट की तरह भी, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं इस पार्ट की तरह भी कर सकते हैं। बस फर्क ये है क्योंकि यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। उससे भी आपको गैप का जरूर पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं इसको आसान बनाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास सीक्वेंस लिखा हो, आप पहली टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करें, यानी पहले टर्म को पहले लिखें, उसमें से माइनस करें दूसरी टर्म को। तो इस तरह आपको गैप और आसानी से पता चल जाया करेगा। तो आप यहां पे लिखें 80 को पहले, इसमें से माइनस कर दें 72,
तो 80 माइनस 72 कितना होता है, वो होता है 8। इस तरह करते जाएं, आगे 72 लिखें पहले, और इसमें से जो उसकी नेक्स्ट टर्म है 64 उसको माइनस करके देखें तो फिर भी क्या आता है 8। 64 लिखा हुआ है तो 64 की अगली टर्म क्या है 56, तो 64 में से भी आप 56 को माइनस कर दें तो क्या मिलता है 8। तो आप यहाँ पे नोटिस करें आपको एक जैसा गैप नजर आ रहा है। तो जब भी दो टर्म्स के दरमियान एक जैसा गैप आपको मिल रहा हो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, चाहे ए पार्ट में मिल रहा हो चाहे बी पार्ट में मिल रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस जो होते हैं जिनमें गैप नजर आ रहे होते हैं सेम सेम, इनको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। और मैंने आपको बता दिया ये गैप ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको रूल पता चला करेगा और आपकी अगली टर्म भी पता चला करेंगी। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस था, यहाँ पे हर अगला नंबर कम हो रहा था, तो कम होने का मतलब है यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, और वो क्या है, वो है ये नंबर 8 जो कि इनका गैप है। आप इसको चेक भी करें, आप देखें 80 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दें 72 आता है, 72 में से 8 माइनस कर दें 64, इस तरह 64 में से 8 माइनस करें 56, और 56 में से 8 माइनस करें 48। तो आपको रूल पता चल गया कि आपको हर टर्म में से 8 को माइनस करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 8 को, किसमें से, फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म में से, फ्रॉम ईच टर्म, क्या करने के लिए, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, ताकि आपको अगली टर्म पता चल जाए, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। ये हमने इसका रूल फाइंड आउट करके लिख लिया। अब इसी रूल के मुताबिक इसकी अगली दो टर्म भी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी, वो क्या होंगी भाई, वो जहां तक हमारे पास टर्म्स लिखी हुई थी 48 तक लिखी हुई थी, इसमें से फर्दर 8 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि 8 सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल रहा है ना 80 माइनस 8, इस तरह करके मिल रहा है। तो 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 48 माइनस 8 इक्वल्स टू 40, और 40 में से भी आप क्या कर देंगे 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32। तो यहाँ पे भी लिख दें 40 माइनस 8, वो कितना हो जाएगा 32। तो आपको अगली दो टर्म्स पता चल गई, वो क्या होगी 40 और 32। तो ये हमने इसका बी पार्ट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका लिख लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है उसकी पहली टर्म में 6, फिर सेकंड टर्म में 12, उससे अगली टर्म है 24, फिर इस तरह 48, 96 और 192, और इसकी अगली वाली दो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं, और आगे इस तरह ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा। अब देखिए ये सीक्वेंस भी ए पार्ट की तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हर अगला नंबर पिछले नंबर से बड़ा है, 12 6 से बड़ा है, 24 12 से बड़ा है, 48 24 से बड़ा है, इस तरह फॉलो हो रहा है। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ टर्म को ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म मिल रही हो। तो अगर आप यहां पे भी डिफरेंस निकालना चाहें तो जरूर निकाल के देखिएगा, ताकि आपको गारंटी हो जाए कि क्या डिफरेंस आपकी यहां पर हेल्प करेगा कि नहीं। तो वो मैं जल्दी से अगर आपको यहां पे बताऊं, आप देखें 12 माइनस 6 करें कितना आता है 6, जबकि 24 माइनस 12 करें तो कितना आता है 12। तो गैप तो यहीं पर सेम नहीं है, पहले वाले दो टर्म्स में गैप 6 का है, अगली वाली दो टर्म्स में दरमियान में गैप 12 का है। तो गैप से तो अंदाजा हो गया कि गैप सेम नहीं है। तो जब गैप सेम नहीं है तो इधर डिफरेंस वाला चीज इतना बेहतर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कोई मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। तो आप यहां पर नोटिस करें हर टर्म एक तरह की डबल हुई जा रही है। 6 को अगर आप डबल करें, डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 2 टाइम्स कितना होता है 12। 12 को आप डबल करें, 12 2 टाइम्स कितना होता है आपके पास 24। 24 को डबल करें कितना होता है 42। तो आपको रूल पता चल गया। तो रूल यहां पर यह फॉलो हो रहा है कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तभी जाकर आपको अगली टर्म पता चलेगी। तो जब भी किसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म्स मिल रही हो, ऐसे सीक्वेंसेस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। इनको भी पहचानने का एक तरीका होता है, वो भी आप जरूर अप्लाई करके देख सकते हैं। वो ये है कि आप अगली टर्म को पिछली टर्म पर डिवाइड करके देखें। जैसे आप देखें अगर आपका डिफरेंस वाला अप्रोच वर्क नहीं कर रही, तो आप अगली टर्म जो कि 12 है उसको डिवाइड करें पिछली टर्म पे, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, वो होता है 2। इस तरह आगे करते जाएं, 24 को डिवाइड करें 12 पर, 24 अगली टर्म उसके पीछे क्या थी 12, वो क्या होता है 12 1 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, वो भी होता है 2। इस तरह आप चेक करेंगे तो आपको सेम नंबर 2 मिलेगा, इसको हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। तो अगर आपका डिफरेंस वाली अप्रोच वर्क ना करे तो आप अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करके देखिएगा। तो इस तरह अगर आपको ये सेम नंबर मिलना शुरू हो जाए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपको अगली टर्म्स मिल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ये 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको नेक्स्ट टर्म पता चल जाती है। तो यहाँ पे भी रूल बड़ा क्लियर हो गया। तो ये क्या है, वो है कि मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, मल्टीप्लाई बाय 2
ठीक है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब हम इसकी अगली दो टर्म भी बता सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं कि नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, वो क्या होंगी, आपको पता चल गया हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म पता चल रही है, तो 192 तक तो लिखा हुआ है, तो 192 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 से। तो यहाँ पे लिखूंगा 192 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जल्दी से इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 192 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है, ये बनता है 384, तो ये आ गई 384 ये वाली टर्म। इससे भी अगली निकालनी है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 384 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे भी अगली टर्म आपको पता चल जाएगी। तो 384 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 768, 768। तो ये हमने अगली दो टर्म फाइंड आउट कर ली। तो जहां पर डिफरेंस वाली अप्रोच वर्क ना करे वहां पर आप ये भी चेक करके देखें, हो सकता है ये वर्क करे। तो इस तरह डिफरेंट अप्रोच आपको यूज करनी पड़ा करेंगी, इस तरह आप किसी ना किसी तरीके से सीक्वेंस को एनालाइज कर पाएंगे। तो सी पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर डी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी में आप देखिए हमारे पास जो टर्म्स मेंशन्ड है उसमें सबसे पहली टर्म जो सीक्वेंस की मेंशन्ड है वो है 1600, उसके बाद 800, उसके बाद 400, उसके बाद 200 और सबसे एंड पर 100। इसकी अगली दो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड है, वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है और आगे सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी वो आप तमाम अप्रोच यूज कर सकते हैं जो मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे गैप वाली अप्रोच यूज करें, डिफरेंस वाली अप्रोच, तो देखिए 800 में और 1600 में गैप है 800 का, लेकिन आगे 400 में और 800 में गैप है जस्ट 400 का, यानी गैप तो सेम सेम नहीं आ रहे, तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग ही है, तो इसका मतलब यह है कि सब्ट्रैक्ट करने वाला ऑप्शन तो चला गया, क्योंकि अगर गैप सेम नहीं मिल रहे तो आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके अगली टर्म यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि गैप सेम नहीं है। तो हो सकता है किसी तरीके से कुछ डिवाइड करने से अगली टर्म पता चल रही हो, क्योंकि चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं। तो आप यहाँ पर देखें 1600 को भी अगर आप 2 पर डिवाइड करें तो आपको 800 मिलता है, 800 को भी 2 पर डिवाइड करें तो आपको 400 मिलता है, 400 को भी 2 पर डिवाइड करें तो 200 मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर वैल्यू हाफ होती जा रही है, आधी आधी लिखी हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको डिवीजन करने से आसानी से अगली टर्म पता चल जाएगी। यहाँ पर आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करके देखते या फर्स्ट टर्म को नेक्स्ट टर्म पे डिवाइड करके देखते तो आपको तब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाली अप्रोच से भी पता चल जाता। यानी आप 1600 को डिवाइड करें 800 पे तो क्या आएगा 2, 800 को 400 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, और 400 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी क्या आएगा 2। तो अगर आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हो तो पहली टर्म को दूसरी पे डिवाइड करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो पिछला आपके पास, अगर आई थिंक सो पिछला वाला जो आपके पास सीक्वेंस था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, सॉरी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके जरूर देख लीजिएगा, और अगर आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर हो तो पहली टर्म को अगली टर्म पे डिवाइड करके देख लीजिएगा। इससे भी आपको इनके रूल के बारे में पता चल सकता है। तो हमें रूल तो यहाँ पे पता चल गया है कि हर टर्म को 2 पर डिवाइड करने से हमें अगली टर्म मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड ईच टर्म बाय 2 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमने इसका रूल लिख लिया। अब इसकी नेक्स्ट टर्म भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, वो क्या होंगी कि आपके पास यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 को 2 से डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, वो होगा 50। तो यहाँ पे लिख दें 50। आगे 50 भी लिखा हुआ है, 50 को भी 2 पर डिवाइड कर दें, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, वो हो जाएगा 25। तो उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी 25। तो ये मैंने दोनों टर्म्स यहाँ पर मेंशन कर दी और इसका रूल मेंशन कर दिया। तो ये हो गया इसका डी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब मैंने पार्ट नंबर ई आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आप टर्म्स पे देखें तो टर्म्स में साइन चेंज हो रहे हैं, एक तरह का ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आप जरूर कह सकते हैं साइंस के मुताबिक। आप देखें पहले माइनस आया, फिर कोई साइन नहीं है यानी प्लस आया, फिर दोबारा माइनस आया, फिर कोई साइन नहीं है यानी प्लस आया, फिर माइनस आया। तो ये इस तरह फॉलो हो रहा है।
तो इनका सीक्वेंस तो यहाँ पे बड़े आसानी से पता चल रहा है कि ये माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो अगली टर्म क्या होगी प्लस, और उसके बाद फिर से क्या होगी माइनस। तो इनका साइंस का सीक्वेंस तो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। अब बाकी कैसे चीजें पता करें, यहाँ पे नंबर्स काफी बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इनके साइंस को अगर इग्नोर करें तो आप नोटिस करें ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो गई, उसके बाद और डिक्रीज हो गई, फिर और डिक्रीज हो गई, और फिर और डिक्रीज हो गई। अगेन आपने थोड़ी देर के लिए इनके साइन को इनके साथ नहीं सोचना। तो इससे आपको एक चीज पता तो चलती है कि अगर आपके पास वैल्यूज डिक्रीज हो रही हो तो हो सकता है कोई चीज सब्ट्रैक्ट करने से, या हो सकता है कोई चीज के डिवाइड कर देने से चीजें बन रही हो, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो अगर आप यहां पर गैप्स देखें तो हर दो टर्म के दरमियान गैप तो एक जैसा नहीं है, तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट कर देने वाला मामला तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है किसी नंबर से डिवाइड करने से अगली टर्म्स बन रही हो। तो आप यहां पे नोटिस करें हर नंबर के जो आखिरी दो डिजिट्स हैं ना वो 4 पे डिविजिबल होते हैं। जैसे आप देखेंगे 84 किस पे है, 4 के टेबल पर आता है, 96 किस पे है, 4 के टेबल पर आता है, 24 किसके 4 के टेबल पर आता है, 56 4 के टेबल पर आता है, और ये तो पूरा 64 ही 4 के टेबल पर आता है। और किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट्स अगर 4 पर डिविजिबल होना तो वो पूरा नंबर भी 4 पर डिविजिबल होता है। तो इससे क्लियर होता है कि ये तमाम के तमाम नंबर्स 4 पर डिविजिबल हुए हैं, यानी 4 पर डिवाइड करने से आपको यहां पर अगली टर्म मिल रही है। अगर आप इस फर्स्ट टर्म को डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी 4096। 4096 को भी आप 4 पर डिवाइड करें उससे अगली टर्म मिल जाएगी, और इस तरह ये बनती जाएंगी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ये आप देखें मैं लिखता हूं 16384 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास कितना आता है 4096 अगली टर्म। इसके बाद आप देखें 4096 को भी 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है 1024 अगली टर्म। तो यहां तक तो बात सही होगी, लेकिन अब एक इशू ये है कि 4 से डिवाइड करने से इनके साइन तो आपको मैनेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले नंबर को 4 पर डिवाइड करते हो तो ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर को 4 पे डिवाइड करने से तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और यहां पे लिखा हुआ पॉजिटिव। इसका मतलब साइन में भी तब्दीली लानी पड़ेगी, किस पे, कि आप जिस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं उसमें साइन चेंज कर दें। यानी अगर मैं यहां पर -4 लिख दूं तो अब आप देखें चीजें बिल्कुल हमारे सीक्वेंस के मुताबिक हो जाएंगी। जब आप -16384 को डिवाइड करेंगे -4 से, यहां पे मैं लिखता हूं -4 से, तो आपके पास क्या आएगा +4906, यहीं पे लिखा हुआ है। और इस +4096 को भी आप डिवाइड करेंगे अगर -4 से, तो आपके पास -1024 आएगा, वो आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर हर टर्म को -4 से आपने डिवाइड करना है, तो आपको आपकी अगली टर्म पता चल जाएंगी। तो इस तरीके से यहां पे सीक्वेंस एनालाइज हो गया, और अब हम इसका रूल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो रूल क्या है कि डिवाइड each term by -4 to get the next term। तो इसलिए जब भी आपके पास इस तरह साइन चेंज हो रहे हो तो आपने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे डिवाइड करने के बाद आपके सीक्वेंस के साइन वही मिले जो आपके पास यहां पे सीक्वेंस में टर्म्स लिखी हुई उनके साथ जो साइंस हैं। अब आप नेक्स्ट 2 टर्म्स बड़े आसानी से बता सकते हैं। सो नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, वो कौन सी होंगी भाई, आपको पता है यहां पे जो 64 लिखी हुई है, इस टर्म को भी जब आप -4 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, और 4 को 16 4 1 टाइम्स 4 16 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 64, तो यहां पे मिलेगी 16, तो आपको एक टर्म मिलेगी 16 को भी जब आप डिवाइड करेंगे -4 से तो ये प्लस माइनस माइनस यानी माइनस में ही टर्म आएगी, 4 1 टाइम्स 4 4 4 टाइम्स 16, तो अगली आपको मिलेगी -4, तो यहां पे आ जाएगी -4। तो इस तरीके से हमने इसकी अगली 2 टर्म्स निकाल ली, एक ने आना था 16 और एक ने आना था -4। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम एफ पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एफ पार्ट आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसकी पहली टर्म है +9, फिर -18, फिर +36, फिर -72, फिर +144, और इसकी अगली 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहां पर भी पिछले पार्ट्स की तरह आप देखिए अल्टरनेटिंग साइंस हैं, पहले प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस है, तो जाहिर बात अगली टर्म क्या होगी माइनस, और उससे अगली टर्म क्या होगी प्लस। ये तो हमें अंदाजा यहां पर हो रहा है, लेकिन बाकी हम इसका रूल कैसे निकालें। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इनके साइन को सोचें कि नहीं है, साइन को इग्नोर कर दें, तो आप देखिए 9 के बाद 18 है, 18 के बाद 36 है, 36 के बाद 72 है, तो टर्म्स की जो वैल्यूज है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ है। अगर हम साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा होता है, मैंने आपको बताया था ये पार्ट में, हो सकता है कि कोई सेम टर्म ऐड करने से आपको अगली टर्म मिल रही
हो सकता है कि कोई सेम टर्म मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म मिल रही हो। तो ऐड वाला मामला तो तब होगा जब इनके दरमियान कोई ना कोई सेम गैप मिले। तो आप देखें 18 और 9 में गैप डिफरेंट है, यहाँ पे 9 का गैप है, और अगर आप 36 में और 18 में गैप देखें तो वो ऑलमोस्ट 18 का गैप है। तो गैप तो सेम नहीं है, जब गैप सेम नहीं है तो कोई सेम टर्म ऐड करके अगली टर्म मिल जाना तो मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब हो सकता है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म मिल रही हो। तो वो यहां पर बड़ा क्लियर है कि आप देखिए 9 का डबल 18 होता है, 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो 18 मिलता है, 18 का भी डबल कर दें मल्टीप्लाई 2 करके तो 36 मिलता है, 36 का भी डबल कर दें मल्टीप्लाई 2 करके तो आपको 72 मिलता है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि आपको ये वैल्यूज तो यहां पर पता चल रही हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम रह गया इनके साइन का, क्योंकि आपको तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना कि साइन ये वाले मिले। तो जाहिर बात अगर ये पॉजिटिव 2 मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दूं, यानी पॉजिटिव 9 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 2 टाइम्स 18 यानी नेगेटिव 18। इधर भी माइनस 18 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस, और 18 2 टाइम्स 36। 36 को भी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 36 2 टाइम्स आपके पास कितना हो जाएगा 72 यानी नेगेटिव 72। इसका मतलब हर नंबर को अगर नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये अगली वाली टर्म आराम से पता चल जाती है और उसके साइन में भी कोई भी गैप नहीं आता। तो हमें रूल तो पता चल गया, तो हम रूल यहां पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई ईच टर्म with negative 2 to get the next term, ठीक है। अब हम आराम से अगली दो टर्म्स भी बता सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे कि नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी, वो क्या होंगी भाई, वो कौन सी होंगी, जाहिर बात है 144 लिखा हुआ है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव 2 से। तो पॉजिटिव एक नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो अब 144 को जब आप नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -288। तो एक तो आएगी टर्म -288। अब इस -288 को भी आप नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप दोनों नेगेटिव टर्म होगी तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, तो अगली टर्म पॉजिटिव आएगी। -288 को जब आप नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी 576 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव 576। ये प्लस का साइन आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने यहां पर चीजों को पहचान लिया। इसी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरह का सीक्वेंस है, अगर आप यहां पर इसके साइंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो इस तरह के सीक्वेंस में मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि आप अगली टर्म को पिछली टर्म पे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, इस तरह भी आपको आइडिया मिल सकता है। तो आप देखें 18 को 9 पे डिवाइड करें कितना मिलता है 2, 36 को 18 पर डिवाइड करें तो कितना मिलता है 2। तो इधर से भी आइडिया मिल रहा है कि हर बार 2 मिल रहा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बन सकती है, और वही यहां पर ऐसा हो रहा है। तो आपने डिफरेंट वे से सीक्वेंस को एनालाइज करना है, कोई एक पैटर्न को ही हमेशा जहन में नहीं रखना, डिफरेंट चीजों को समझना है और सीखना है, इसी से आपको आसानी मिलेगी। तो ये हो गया एफ पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है -52, फिर -59, -66, -73 और -80। इसकी अगली दो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं। अब यहां पर आप देखें तमाम टर्म्स के साथ एक जैसा ही साइन लगा हुआ है, यानी हम इस पूरे सीक्वेंस को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि पिछले कुछ पार्ट्स में कुछ टर्म के पीछे प्लस था, कुछ टर्म के पीछे नेगेटिव था, तो वहां पे हमने उन साइन को थोड़ी देर हटाकर उसके अलावा सीक्वेंस को एनालाइज किया था। लेकिन जब तमाम आपके पास टर्म्स के साथ एक जैसे साइन आ रहा हो तो फिर आप उसको कंप्लीटली एक ही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए पहली टर्म -52 है, अगली टर्म -59 होगी यानी और छोटी, -59 के आगे और छोटी यानी -66, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरह का सीक्वेंस लिखा हुआ है, क्योंकि हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म से छोटी है। जितना नंबर बड़ा होता जाता है और नेगेटिव होता जाता है उतना ही वो छोटा बनता जाता है। तो ये एक तरह का डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। और मैंने आपको समझाया हुआ है जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस होता है तो उसमें मोस्टली आप कह लें कोई चीज सब्ट्रैक्ट करके या किसी चीज से डिवाइड करके आपको हो सकता है अगली टर्म मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी आपने माइंड में रखनी है। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें कि 52 और 59 में एक तरह का 7 का गैप है। आप थोड़ी देर के लिए अगर माइनस को छोड़ें तो 42 + 7 करने से 59 मिल जाता है, 59 में 7 प्लस करने से आपको 66 मिल जाता है।
तो इससे ये पता तो चल रहा है कि इनमें 7 का गैप है। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करने से आपको अगली टर्म मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वही सबसे बेहतर ऑप्शन होती है। तो अगर मैं -52 में से आप कह लें सब्ट्रैक्ट कर दूं 7, तो क्या मुझे अगली टर्म मिलेगी? तो आप यहां पर करके देखें कि आप -52 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यानी प्लस करना है। 52 + 7 कितना होगा 59, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 52 का यानी -59 बिल्कुल मिल रही है। आगे एक और करके देख लेते हैं, -59 में से भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें 7 तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 59 + 7 कितना होता है 66, और साथ साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस। और यही चीज आगे भी फॉलो कर रही है, आप वो कर लीजिएगा, मुझे आइडिया है तो मैंने यहाँ पे नहीं बता रहा आपको। तो इसका मतलब हर टर्म को अगर आप कह लें हर टर्म में से यहां पर सब्ट्रैक्ट हम करवा दें 7 को तो हमें अगली टर्म मिल जाती है। इसी चीज को आप ऐसे भी फॉलो कर सकते थे, जैसे आप फॉर एग्जांपल लिखते पहली टर्म को और उसमें से माइनस करवा देते अगली टर्म। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पहली टर्म, इसमें से माइनस करवा दें अगली टर्म को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसके माइनस साइन की वजह से। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -52 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, आगे आ जाएगा 59, प्लस माइनस माइनस होता है, 59 में से 52 माइनस करेंगे 7 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 59 का तो +7। तो यहां से ही पता चल रहा है आपको कि गैप इनके दरमियान 7 का है। और यही चीज मैंने आपको इस बी पार्ट में भी समझाई थी। यहां पे भी आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस था, तो पहली वाली टर्म में से आपने अगली टर्म को माइनस किया था। तो पहली वाली टर्म थी 80, इसमें से माइनस किया था 72 में से माइनस किया था 64, तो आपको गैप पता चल गया था। यहां पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस है, पहली टर्म को पहले लिख रहा हूं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं अगली टर्म को, और इस तरह देखिए यहां पे भी गैप पता चल रहा है। तो कुछ चीजें काफी हद तक रिलेटेबल आपको नजर आएंगी। तो यहां पे आपको रूल तो पता चल गया कि हर टर्म में से आपको 7 को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपको अगली टर्म पता चल जाए। तो आप यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या चीज करनी है 7 को, किसमें से, फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म में से, फ्रॉम ईच टर्म, क्या करने के लिए, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ताकि आपको अगली टर्म मिल जाए, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब हम अगली 2 टर्म्स भी बता सकते हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, वो क्या होंगी आपके पास, तो आप देखिए इधर -80 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहां पे लिखता हूं -80 -7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास हो जाएगा 80 + 7 87, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 80 का, उसके पीछे माइनस है तो -87। अब -87 में से भी क्या कर दें आप, 7 को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास 87 + 7 करना पड़ेगा आपको। 87 + 7 कितना होता है, वो होता है 94, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो यहां पर आपके पास 87 बड़ा है, उसके पीछे नेगेटिव है, तो ये भी -94 हो जाएगा। तो हर टर्म में से 7 सब्ट्रैक्ट करके आपको अगली टर्म मिल रही थी, तो -80 में से भी -7 किया, -87 मिल गया, -87 में से भी -7 किया, तो -94 आपको मिल गया। तो ये हमने अगली 2 टर्म निकाल ली। तो ये पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। इसमें आप देखें तमाम टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप यहां पर इस सीक्वेंस को आसानी से जज कर सकते हैं। पहले -100 लिखा हुआ था, फिर -90 हो गया, फिर -80 हो गया, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, -90 -100 से बड़ा होता है, -80 -90 से बड़ा होता है, और इस तरह -70 -80 से बड़ा होता है। और आपको मैंने इस तरह का सीक्वेंस ए पार्ट में समझाया भी था कि जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हो, वहां पे डिफरेंस वाली अप्रोच से आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको उससे आसानी मिल जाए। यानी आप यहां पर ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई टर्म ऐड करने से आपको अगली टर्म मिल रही हो, या हो सकता है किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने से आपको अगली टर्म मिल रही हो, इस तरह के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले सीक्वेंस में। तो मैंने आपको इसमें बताया था इस तरह के सीक्वेंसेस के अंदर आप अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा। तो यहां पे अगली टर्म है -90, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, -100 को, उसको आप ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिखिएगा। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -90, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी +100, प्लस माइनस माइनस, 100 में से 90 माइनस करेंगे 10, साइन बड़ी वैल्यू का यानी +10। तो देखिए 10 का गैप आया। इस तरह अगले में करें, ये -90 की अगली टर्म क्या है, -80, तो -80 में से भी आप सब्ट्रैक्ट करवा दें
-90 को, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे मिलेगा -80 वैसे ही, माइनस माइनस होता है प्लस, और -80 + 90 कितना होता है +10। और एक और भी चेक करके देख लें तो आप नोटिस करिएगा ऐसे ही होगा, -80 के आगे -70 है, नेक्स्ट टर्म में से माइनस करा दें प्रीवियस टर्म को, तो यहाँ पर भी आपको +10 का ही गैप मिलेगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले सीक्वेंस में जब आपको इस तरह का कोई नंबर सेम मिल रहा हो, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो इसी नंबर को अक्सर औकात ऐड करने से ही अगली टर्म आपको पता चल जाती है। तो अगर आप -100 में 10 ऐड करके देखें आपको -90 बनता है क्या नहीं बनता, तो बिल्कुल बनता है। अगर आप -100 में 10 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना पड़ेगा, 100 - 10 कितना हो जाएगा 90, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 100 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस है तो -90। इसी तरीके से -90 में भी आप 10 को ऐड करें, प्लस माइनस माइनस, 90 - 10 कितना होता है 80, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का, सो यहाँ पर आ रहा है -80। तो रूल आपको समझ आ गया कि हर टर्म में आपको 10 को बेसिकली ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड 10 टू ईच टर्म, आपको हर टर्म में ऐड करना है 10 को, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। तो ये तो हमें रूल पता चल गया। अब हम जो है नेक्स्ट 2 टर्म्स भी बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, वो क्या होंगी वो जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। -60 में भी क्या ऐड कर दें 10 ऐड कर दें, प्लस माइनस माइनस, 60 - 10 कितना होता है 50, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 60 का तो -50, तो एक तो हो जाएगा -50, और अगली आपको खुद ही पता चल गई होगी, -50 में आप 10 ऐड करें तो ये हो जाएगा -40, तो ये हो जाएगा -40। ये देखकर भी यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाता है, कुछ चीज़ें इसलिए यहाँ पर बता दी हैं ताकि अगर सीक्वेंस थोड़ा और डिफरेंट टाइप का हो तो आप इन चीज़ों से रियलाइज कर सकें। तो इस तरीके से हमने इन तमाम पार्ट्स को करना था। उम्मीद है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस को किस तरह मैनेज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस को किस तरह मैनेज करना है, ये भी समझ आ गया होगा, और साथ साथ अगर सीक्वेंस में साइन चेंज हो रहे हो, अल्टरनेट आ रहे हो, उनको कैसे मैनेज करना है सब समझ आ गया हो। याद रखिएगा हर सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, आपने सिर्फ एक ही अप्रोच पे नहीं रहना, उसको डिफरेंट एंगल से देखना है, तो आप यूजुअली सीक्वेंस को अच्छे से पहचान लिया करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे पार्ट्स फिनिश हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।